नमस्कार। कक्षा 12 विषय इतिहास का हमारा दूसरा अध्याय चल रहा है, जिसमें अभी हम वर्धन वंश के बारे में पढ़ रहे हैं और वर्धन वंश के प्रमुख शासक हर्षवर्धन के बारे में अभी जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं। तो उसमें हमने इससे पहले वाले वीडियो में जो है हर्षवर्धन के जीवन परिचय और उसके साम्राज्य विस्तार के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। आज हम हर्षवर्धन का धर्म और ज्ञान के संरक्षक के रूप में उसकी क्या भूमिका थी उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस तरह वो कला, धर्म और साहित्य का संरक्षक था। तो हर्षवर्धन धर्म और ज्ञान का संरक्षक। हर्षवर्धन एक महान शासक होते हुए भी उसने कला, धर्म और साहित्य को जो है संरक्षण प्रदान किया और इसके साथ साथ उस हर्ष जो था अपने राजस्व का आधा भाग जो है धर्म और ज्ञान के संरक्षण में ही व्यय करता था, यानी उसको खर्च करता था। और इसके साथ साथ हर्ष का जो प्रारंभिक जीवन था उस समय उसने शैव धर्म अपना रखा था और उसके बाद में उसने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है उसके प्रचार प्रसार में उसने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो इस प्रकार हर्ष जो था एक महान शासक होते हुए धर्म, कला और ज्ञान का एक महान संरक्षक भी था। तो उसने धर्म के संरक्षण में अपनी क्या क्या भूमिका निभाई, पहले हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। हर्षवर्धन जो था वो धर्म का संरक्षक था और धर्म को संरक्षण प्रदान करने के लिए उसने 2 सभाओं का आयोजन किया। कन्नौज सभा और दूसरी सभा थी प्रयाग सभा, जिसे मोक्ष परिषद भी कहा जाता है। कन्नौज सभा का आयोजन 643 ईस्वी में, ठीक है। और प्रयाग सभा का जो आयोजन है वो शासन के प्रत्येक 5वें वर्ष, ठीक है, शासनकाल के प्रत्येक 5वें वर्ष में इसका आयोजन होता था और 643 में छठी सभा का आयोजन हुआ। कन्नौज सभा का जो आयोजन है वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा के प्रचार प्रसार के लिए हुआ। तो पहले हम कन्नौज सभा के बारे में विस्तारित जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कन्नौज सभा जिसका आयोजन 643 में हुआ और किस उद्देश्य से हुआ है? हर्ष ने कन्नौज सभा का आयोजन इसलिए किया था कि उस समय जो है चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है भारत आया हुआ था और इसलिए हर्ष ने कन्नौज सभा का आयोजन किया ताकि जो ह्वेनसांग है वो भी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दे सके और वापस चीन और विश्व के अनेक देशों में जाएगा तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेगा। इसके लिए उसने जो है कन्नौज सभा का आयोजन उसकी उपस्थिति में किया। तो उसका यही उद्देश्य था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में ह्वेनसांग का जो है लाभ प्राप्त करना ताकि उसका सहयोग प्राप्त हो सके। सभा के सदस्य यानी सभा में कौन कौन शामिल हुए? तो कम से कम 3000 तो बौद्ध भिक्षुक थे, ठीक है। 3000 के लगभग जो है ब्राह्मण और इसके अलावा 3000 बौद्ध भिक्षुक शामिल हो गए। 3000 इसमें ब्राह्मण और 1000 के लगभग नालंदा के
1000 बौद्ध विद्वान और इस जो नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित थे। और इसके अलावा हर्ष और अनेक शासक भी इसमें सम्मिलित थे। और ये सभा जो है वो 23 दिन चली। समय कितना था इसका? 23 दिन इसका जो आयोजन काल है। इसके अलावा इसके आयोजन के समय कौन से उत्सव होते थे, किस तरह के जुलूस निकलते थे, उसके बारे में भी कन्नौज सभा के लिए गंगा तट पर एक विशाल विहार बनाया गया। विहार जहां बौद्ध भिक्षुक निवास करते हैं। ठीक है, उस स्थान को जो है विहार कहा जाता है। तो इस सभा के आयोजन के लिए एक विशाल विहार का निर्माण गंगा तट पर करवाया गया। और इसके अलावा कन्नौज सभा में महात्मा बुद्ध की एक मूर्ति 100 फुट ऊंचे मूर्ति सोने की थी। ठीक है, तो इस प्रकार कन्नौज सभा में महात्मा बुद्ध की सोने की एक मूर्ति 100 फुट ऊंचे स्तंभ पर रखी गई, जो राजा के बराबर थी। उससे छोटी 3 फुट की एक सोने की मूर्ति को रोजाना जुलूस में ले जाया जाता था। यानी कन्नौज सभा के लिए हर्षवर्धन ने राजा के बराबर यानी उसकी खुद की जितनी एक सोने की मूर्ति जो 100 फुट ऊंचे स्तंभ पर उसने रखवाई और एक छोटी मूर्ति जो 3 फुट की थी उसको वो रोजाना जुलूस में निकालते थे। और इसके अलावा जुलूस में मूर्ति के ऊपर जो छत्र रहता है उसको राजा स्वयं उठाता था। और इस जुलूस में कम से कम 20 राजा और 300 हाथी इस जुलूस में भाग लेते थे। जुलूस प्रतिदिन निकाला जाता था। जुलूस में 20 राजा व 300 हाथी भाग लेते। और इसके अलावा हर्ष जो था वो हीरे जवाहरात माणक मोती और अन्य जो सामग्री थी बहुमूल्य सामग्री उनको वो चारों दिशाओं में बिखेरता था और इस तरह जो है प्रजा को अपनी दान करता था। तो इस प्रकार हर्ष ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और कन्नौज सभा के कारण जो है बौद्ध धर्म का विश्व के अनेक देशों में प्रचार प्रसार भी हुआ। अब हम अन्य धर्मों के प्रचार प्रसार में और उनको संरक्षण प्रदान करने में भी हर्ष ने अपना सहयोग दिया। तो हम प्रयाग सभा के बारे में पढ़ते हैं। अभी धर्म के संरक्षक के रूप में जो दूसरी सभा है वो है प्रयाग सभा।
जिसे मोक्ष परिषद भी कहा जाता है। प्रयाग सभा का आयोजन शासन के 5वें वर्ष में छठी सभा का आयोजन 643 ईस्वी। प्रयाग सभा रेत पर गंगा व यमुना नदी के बीच में आयोजित की गई। इसका आयोजन गंगा यमुना नदी के बीच का जो भाग है वहाँ पे जो है प्रयाग सभा का जो है आयोजन किया गया। प्रयाग सभा में हर्ष हेवनसांग इसके अलावा 18 राजसी मित्र शामिल थे, यानी जो शासक मित्र थे उसके वो शामिल थे इसमें, ठीक है, प्रयाग सभा में। और इसके साथ साथ प्रयाग सभा में इन मित्रों के अलावा मतलब ये सभा जो थी, जैसे कन्नौज सभा 23 दिन चली ना, तो ये सभा कम से कम 75 दिन तक चली थी और इस सभा में कम से कम 50,000 लोगों ने जो है भाग लिया। इस सभा में कम से कम 50,000 नहीं 5 लाख लोगों ने भाग लिया या 5 लाख लोग उपस्थित थे। ये सभा 75 दिन चली। ये महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखोगे आप। अब इस 75 दिन का जो ये कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में क्या क्या हुआ। तो सभा का जो पहला दिन था, उस दिन जो बुद्ध की मूर्ति की पूजा की गई और बौद्ध भिक्षुकों को जो है दान दिया गया। और अगले दिन जो सभा का अगला दिन था, मतलब दूसरा और तीसरा दिन, उस दिन शिव और सूर्य की मूर्ति की पूजा की गई और ब्राह्मणों को दान दिया गया। और इसके बाद जो चौथा दिन था सभा का, उस दिन बौद्ध भिक्षुकों को दान दिया गया और 5वें दिन में जो है ब्राह्मणों को दान दिया गया। तो इस प्रकार मतलब इस सभा में हर्ष ने जो है सभी धर्मों का जो है सम्मान किया। प्रथम दिन बुद्ध की मूर्ति की पूजा, ठीक है। तीसरे दिन सूर्य व शिव की पूजा, और चौथे में 5वें दिन बौद्ध भिक्षुकों व ब्राह्मणों को दान, ठीक है। और इसके बाद कुछ समय के लिए
समय के लिए सुदूर देशों के मतलब बहुत ही दूर दूर से लोगों की यहाँ उपस्थिति हुई थी। तो सुदूर देशों के जो तपस्वी थे, तपस्वियों को दान, यानी कुछ दिनों तक क्या हुआ, पहले तो उसने जो बुद्ध की मूर्ति की पूजा कर दी, क्योंकि वो बौद्ध धर्म को भी मानने वाला था और शैव धर्म को भी मानने वाला था, इसलिए उसने सिंह की सूर्य की भी पूजा कर ली। फिर बौद्ध भिक्षुकों को, ब्राह्मणों को दान दे दिया। इसके बाद कुछ समय तक उसने क्या किया, सुदूर देशों से जो तपस्वी आए थे उनको उसने दान देना शुरू कर दिया। और उसके बाद अगले 1 महीने तक गरीब व अनाथ लोगों को दान दिया। मतलब 1 महीने में जो पीछे निर्धन अनाथ गरीब रह गए थे उनको दान दिया। तो इस प्रकार ये सभा जो है 75 दिन चली। और उसके बाद जैसे ये सभा समाप्त होने वाली थी तब हेवन सांग ने ये लिखा था कि इस सभा में हर्ष ने इतना खर्च किया कि वो अपने शासनकाल के 5 वर्ष में जितना धन इकट्ठा करता था उसमें उसने सारा ही धन इस सभा में खर्च कर दिया, केवल अपने शासन के संचालन के लिए और शासन संचालन के लिए, अपने अधिकारियों को वेतन देने के लिए। इसके अलावा अपनी सेना के हाथी घोड़े उनका पालन पोषण करने के लिए, अस्त्र शस्त्रों की रख रखाव में, मतलब जितना अपने उसके शासन काल में खर्च होने वाला है शासन कार्य में, उसके अलावा उसने सारा धन जो है वो दान कर दिया था। और इसके साथ साथ हर्ष ने खुद अपने पहनने हुए हीरे मोती के जो भी उसके वस्त्र आभूषण जड़ित, हीरे मोतियों से जड़ित उसके जो आभूषण थे, और कंठार थे, कुंडल थे, जो भी उसने पहन रखे थे, इसके अलावा उसके जो राजसी वस्त्र थे सब कुछ उसने दान कर दिया था। इस प्रकार हर्ष जो था सर्वत्र दान करने वाला एक महान शासक था। और इसके साथ साथ हर्ष ने सबसे लास्ट में जो महात्मा बुद्ध की 10 दिशाओं में पूजा की, उस समय उसको अपनी बहन राजश्री से पुराने वस्त्र लेने पड़े, क्योंकि उसने तो अपने राजसी वस्त्र जो बहुत ही मूल्यवान थे उन सबको, और उसके पास जितने भी उसके पहने हुए आभूषण और सब थे उन सब का भी दान कर दिया। तो इस प्रकार हर्ष एक महान शासक और धर्म का संरक्षक था। इसके बाद वो साहित्य और शिक्षा का भी संरक्षक था, ज्ञान का भी संरक्षक था। इस पे भी थोड़ा ध्यान देंगे। हर्ष ज्ञान में साहित्य का संरक्षक। हर्ष ने अपने राजस्व का 1/4 हिस्सा, यानी अपने राजस्व का जो आधा भाग था वो तो धर्म और कला साहित्य सब पे खर्च करता था, तो उसमें धर्म और ज्ञान और साहित्य सम्मिलित था। लेकिन ज्ञान और साहित्य में वो 1/4 भाग और 1/4 भाग जो धर्म के लिए खर्च करता था। इस प्रकार राजस्व का जो 1/4 हिस्सा था, 1/4 हिस्सा बौद्धिक उपलब्धियां, शिक्षा के प्रचार प्रसार व विद्वानों को संरक्षण प्रदान करने तथा उनको पुरस्कृत करने में व्यय होता था। ठीक है, इस प्रकार विद्वानों को पुरस्कृत करने में
जो है धन व्यय होता था। इसके बाद हर्ष ने मयूरा शतक व सूर्य शतक के लेखक मयूर हर्षचरित्र व हर्षचरित्र व कादंबरी के लेखक बाणभट्ट इसके अलावा भर्तृहरि, मातंग, दिवाकर जैसे आदि विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। और हर्ष खुद भी एक अच्छा साहित्यकार था और हर्ष ने भी अपनी 3 रचनाएं जो है लिखी। हर्ष ने नागानंद, प्रियदर्शिका व रत्नावली ग्रंथों की रचना की। इस प्रकार हर्ष जो था वो साहित्य और कला का, विद्वानों का संरक्षक था और उसने शिक्षा के प्रचार प्रसार में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। हर्ष के समय नालंदा, वल्लभी अनेक गुरुकुल व विहार शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। और हर्ष ने इन विश्वविद्यालय और केंद्रों को जो है अपने राजस्व से धन और गांव जो है दान किए ताकि ये अपने जो है शिक्षा के केंद्रों का संचालन कर सके। तो इस प्रकार हर्ष जो था वो कला, धर्म और ज्ञान का संरक्षक था और इसके साथ साथ एक धार्मिक सहिष्णु शासक था। और हर्ष के दान की तुलना जो है किसी भी शासक के साथ नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार आज हमने हर्ष के धर्म, ज्ञान और कला के एक संरक्षक के रूप में हर्ष के बारे में आज हमने पढ़ा। अगली वीडियो में हम हर्ष के शासन काल के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी शासन व्यवस्था कैसी थी।